मई की तपती दोपहर में रावलपिंडी की सड़कें ऐसी लग रही थी जैसे शहर किसी अदृश्य भट्टी पर रखा हो। हवा में धूल तैर रही थी, दूर मस्जिदों से आती अजान माहौल को और भारी बना रही थी। और इसी गर्मी के बीच एक पुराना फीका पड़ा नीला पानी का टैंकर धीरे धीरे मिलिट्री इलाके की तरफ बढ़ रहा था। उसे चला रहा आदमी देखने में बिल्कुल मामूली लगता था। चेहरे पर थकान, माथे पर पसीना, बढ़ी हुई दाढ़ी, बदन पर मैला पठानी सूट। कोई भी उसे देखता तो यही समझता कि ये रोज की मजदूरी करने वाला एक साधारण पाकिस्तानी ड्राइवर है जिसका नाम अब्दुल है। लेकिन उस चेहरे के पीछे छिपा सच कुछ और था। वह आदमी कबीर था, भारत की खुफिया दुनिया का वह ऑपरेटिव जिसे तब भेजा जाता था जब मिशन असंभव लगे और गलती की गुंजाइश शून्य हो। कबीर का मकसद जानकारी जुटाना नहीं था, उसे एक ऐसे आदमी तक पहुंचना था जिसका नाम भारत में खौफ, गुस्से और खून से जुड़ा हुआ था। जलालुद्दीन, लश्कर का वह निर्दयी कमांडर जिस पर भारत के कई आतंकी हमलों की साजिश का शक था। जब भारतीय निगरानी तंत्र ने उसका ठिकाना रावलपिंडी के बेहद सुरक्षित कैंप 4 के भीतर ट्रैक किया, तब दिल्ली में हलचल मच गई। समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि वह दुश्मन देश में छिपा बैठा था, समस्या यह थी कि वह वहां ऐसे सैन्य घेरे में था जहां किसी भी बाहरी कार्रवाई का मतलब सीधा युद्ध हो सकता था। ऊपर से आदेश साफ था, कोई धमाका नहीं, कोई गोली नहीं, कोई आधिकारिक निशान नहीं। मौत हो, मगर मौत ऐसी लगे जैसे वह अपने ही शरीर की वजह से आई हो। कबीर को उसी किले में घुसना था जहां पहुंचना ही लगभग नामुमकिन था। सीधी घुसपैठ का रास्ता बंद था, इसलिए उसने वही रास्ता चुना जिसे लोग सबसे कम गंभीरता से लेते हैं, जरूरत का रास्ता। रावलपिंडी के आलीशान सैन्य मोहल्लों में पानी की कमी एक असल समस्या थी, और जहां जरूरत सबसे बड़ी हो जाए वहां सुरक्षा की आंखें भी कई बार सुस्त पड़ जाती हैं। इसी कमजोरी को हथियार बनाकर कबीर पिछले कई हफ्तों से पानी के टैंकर वाले अब्दुल के रूप में अलग अलग बंगलों और आपूर्ति बिंदुओं तक पहुंच बना रहा था। एक दिन उसका टैंकर ब्रिगेडियर तारिक के बंगले के बाहर रुका। गेट पर हथियारबंद संतरी खड़े थे। आवाज आई, आज फिर देर हो गई। कबीर ने वहीं झुका हुआ लहजा अपनाया जो उसने इस किरदार के लिए तैयार किया था। उसने बहाना बनाया, रेडिएटर गर्म हो गया था। बात खत्म करके वह पानी भरने में लग गया, लेकिन उसका असली काम पाइप पकड़ना नहीं, आंखों से सब कुछ रिकॉर्ड करना था। गार्डों की चाल, कैमरों का कोण, अंदर बाहर आने जाने वालों का पैटर्न, हर चीज उसके दिमाग में उतर रही थी। तभी पोर्च में खड़ी मिलिट्री जीप के पास हंगामा हुआ। ब्रिगेडियर तारिक अपनी खराब गाड़ी पर बिफरा हुआ था और उसका ड्राइवर सहमा खड़ा था। कबीर ने मौके को पहचान लिया। उसने झिझकते हुए कहा कि अगर इजाजत मिले तो वह देख सकता है। पहले तो ब्रिगेडियर ने उसे तिरछी नजर से देखा, लेकिन मजबूरी में इशारा कर दिया। कबीर ने बोनट खोला। 2 मिनट के भीतर तार और ईंधन लाइन के साथ ऐसा खेल किया कि जीप फिर स्टार्ट हो गई। यह कोई जादू नहीं था, उसने पहले से ऐसे वाहनों का अध्ययन किया हुआ था। ब्रिगेडियर को अचानक इस मैले कुचैले टैंकर ड्राइवर में उपयोगी आदमी नजर आने लगा। उसने वहीं फैसला किया कि अगले दिन से अब्दुल कैंप 4 के सप्लाई डिपो में रिपोर्ट करेगा। कबीर ने सिर झुका लिया, लेकिन भीतर वह समझ चुका था कि पहली दीवार टूट चुकी है। कैंप 4 में दाखिल होने के बाद असली खेल शुरू हुआ। यह जगह सिर्फ सैन्य अड्डा नहीं थी, बल्कि एक चलता फिरता किला थी। कई स्तर की सुरक्षा, हर हिस्से पर निगरानी, हथियारबंद कमांडो और संवेदनशील इमारतों पर बायोमेट्रिक नियंत्रण। फिर भी कबीर ने अपने लिए जगह बना ली। वह लॉजिस्टिक विभाग के तहत ट्रक और पानी की सप्लाई संभालने लगा। उसने जानबूझकर खुद को बेहद साधारण, लगभग बेवकूफ किस्म का आदमी दिखाया। गालियां सुन लेना, आदेश पर तुरंत भाग जाना, अफसरों के सामने झुका रहना, यह सब उसकी एक्टिंग का हिस्सा था। धीरे धीरे वह उन लोगों के लिए अदृश्य होने लगा जो किसी बड़े खतरे की उम्मीद यूनिफॉर्म वाले आदमी से करते थे, मैले ड्राइवर से नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी दौरान एक रात उसे एक अहम बात सुनाई दी। 2 जवान आपस में बात कर रहे थे कि गेस्ट हाउस नंबर 3 में ठहरे खास मेहमान को देर रात अस्थमा का तेज दौरा पड़ा था, डॉक्टर बुलाना पड़ा था। यह सुनते ही कबीर का ध्यान वहीं टिक गया। गेस्ट हाउस नंबर 3 कैंप के सबसे सुरक्षित हिस्सों में से था। वहां बिना वजह कोई नहीं जा सकता था। अगर जलालुद्दीन वहां है और उसे गंभीर अस्थमा है तो रास्ता वही है। कबीर अपने बैरक में लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखों के भीतर पूरा कैंप घूम रहा था।
हथियार भीतर ले जाना लगभग असंभव था। गोली या चाकू का सवाल ही नहीं था। हत्या ऐसी होनी थी जो बीमारी लगे। उसी रात उसने अपनी पुरानी घड़ी के पिछले हिस्से में छिपा माइक्रो इंजेक्शन दोबारा जांचा। उसमें ऐसा पदार्थ था जो शरीर में पहुंचकर दिल और सांस दोनों को कुछ ही मिनटों में जवाब देने पर मजबूर कर सकता था और बाद में सामान्य जांच में लगभग न के बराबर संकेत छोड़ता। अब समस्या सिर्फ एक, उस कमरे तक पहुंचा कैसे जाए। अगले दिन उसने गेस्ट हाउस की पानी की सप्लाई लाइन का रास्ता समझा और मौका देखकर मुख्य वाल्व के पास हल्की रुकावट पैदा कर दी। नतीजा वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। सुबह हड़कंप मच गया। वीआईपी मेहमान के हिस्से में पानी बंद या गंदा हो गया था। अंदर से आदेश निकला कि तुरंत प्लम्बर बुलाया जाए। असली प्लम्बर उस्मान टूलबॉक्स लेकर भागा, लेकिन वह गेस्ट हाउस तक पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में कबीर ने उसे अकेले में दबोचा, बेहोश किया, उसकी वर्दी पहन ली और उसका टूलबॉक्स लेकर आगे बढ़ गया। गेट पर तैनात कमांडो ने तलाशी ली, औजार देखे और उसे भीतर जाने दिया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। यही कबीर चाहता था। गेस्ट हाउस के अंदर की हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल भारी। सामने वही आदमी था जिसके नाम पर भारत में कई घरों ने अपने लोगों को खोया था। जलालुद्दीन कमजोर जरूर लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी घमंड और क्रूरता से भरा था। कबीर ने बाथरूम में जाकर औजारों से आवाजें करना शुरू किया, ताकि बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों को लगे कि सच में मरम्मत चल रही है। शोर से छिड़कर जलालुद्दीन खुद बाथरूम की तरफ आया। जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, कबीर ने दरवाजा बंद कर दिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। जलालुद्दीन ने शायद उसी क्षण समझ लिया कि सामने खड़ा आदमी कोई मामूली कारीगर नहीं है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। लड़ाई तेज, छोटी और पूरी तरह खामोश थी। बाहर गार्ड थे, इसलिए एक भी जोरदार आवाज खेल बिगाड़ सकती थी। जलालुद्दीन ने हाथापाई में खुद को छुड़ाने की कोशिश की। सामने रखा सामान उठाया, धक्का दिया, छूटने की कोशिश की, लेकिन कबीर उसके हर मूव से तेज था। उसने उसे संतुलन से गिराया, सांस पर दबाव डाला और उसी अफरा तफरी में अपनी घड़ी के भीतर छिपी सुई उसकी गर्दन के पास उतार दी। कुछ ही सेकंड में जलालुद्दीन की ताकत टूटने लगी। उसकी मांसपेशियां जवाब देने लगीं, सांस अटकने लगी, शरीर बेकाबू हो गया। देखने वाले को यह एक खतरनाक मेडिकल इमरजेंसी लगती, लेकिन असल में यह एक बहुत सोच समझकर अंजाम दी गई हत्या थी। काम खत्म होते ही कबीर ने दूसरा चरण शुरू किया, यानी कहानी गढ़ने का नहीं, बल्कि शक मिटाने का। उसने कमरे को इस तरह छोड़ा कि लगे जलालुद्दीन को अचानक अटैक पड़ा। उसने इनहेलर लेने की कोशिश की और गिर पड़ा। जहां जरूरी था वहां निशान साफ किए। अपने कपड़ों को संभाला, टूल बॉक्स उठाया और वैसे ही बाहर निकला जैसे कोई मामूली प्लम्बर मरम्मत पूरी करके निकलता है। बाहर खड़े कमांडो ने पूछा, काम हो गया? कबीर ने सिर झुकाकर कहा, जी। वॉल्व में कचरा था, निकाल दिया। फिर वह सामान्य चाल में वहां से निकल गया। स्टोर रूम तक पहुंचकर उसने कपड़े बदले, असली प्लम्बर को ऐसे छोड़ा कि मामला देर से खुले और तुरंत अपने टैंकर की तरफ बढ़ गया। जब तक अलार्म बजते वह कैंप 4 के मुख्य गेट से बाहर निकल चुका था। हाईवे पर आते ही उसने शीशे में पीछे देखा। अंदर अचानक भागदौड़ शुरू हो चुकी थी, सायरन, गाड़ियां, अफरा तफरी। लेकिन किसी के दिमाग में यह नहीं आया कि मौत का कारण वही आदमी हो सकता है जो कुछ मिनट पहले पानी का टैंकर लेकर बाहर गया है। अगले दिन स्थानीय खबरों में बस एक मामूली सी सूचना थी कि रावलपिंडी में एक बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दुनिया के लिए यह एक साधारण मृत्यु थी, मगर दिल्ली में एक सुरक्षित कमरे के भीतर एक एन्क्रिप्टेड संदेश चमका। मिशन पूरा हो चुका था, बिना शोर, बिना दावा, बिना सबूत। सिर्फ एक दुश्मन कम हुआ था और दुनिया को लगा था कि यह सब किस्मत ने किया है।